इनकम रिसीव्ड और इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड हमने स्टार्ट कर दिया था और पढ़ भी लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया, पढ़ा था हमने। अब हमें जो पढ़ना है इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया, उसका फर्स्ट हो गया था आई थिंक, बिजनेस कनेक्शन वाला पार्ट हो गया था। अच्छा, बिजनेस कनेक्शन में इसका एक एक्सेप्शन था। अरे हाँ, नहीं इसका एक्सेप्शन था कि शैल नॉट, है ना, ये चीजें बिजनेस कनेक्शन में नहीं आएगी, ये चीजें बिजनेस कनेक्शन में नहीं आएगी, इसका एक्सेप्शन हमारे पास में। हमने आई थिंक ये पढ़ना था हमको फर्स्ट सेकंड, है ना, फर्स्ट पढ़ लिया था, फर्स्ट डिस्कस कर लिया था। सेकंड, ऑपरेशन कन्फाइंड टू कलेक्ट ऑफ न्यूज। ओहो सर, हाँ आइए आइए इधर आ जाइए, आइए लिख लीजिएगा, दे देंगे 100 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आराम से। हाँ जी, अरे आगे बैठ जाना, क्या दिक्कत है। हाँ जी, चलिए, कलेक्शन में 100 रुपये का इजाफा, 100 360 डिग्री। हाँ जी, हाँ जी। सो आफ्टर 360 कलेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। चलिएगा, ऑपरेशंस कन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स, ये तो हमने कर लिया था ना, ये वाला पॉइंट। तो देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं अपन, जो इनका ये जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है बेटा, ये पॉइंट है जो कि एक्सेप्शन है। भले ही आपको लग रहा है बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे। पहला हो गया। दूसरा, ऑपरेशन कन्फाइंड टू कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया बाय और on behalf of non-resident who is engaged in the business of running news agency or of publishing newspapers, magazines or journals। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, इसमें सिंपल सा जो अंडरलाइन करेंगे आप, ऑपरेशन कन्फाइंड टू कलेक्शन ऑफ द न्यूज एंड व्यूज, आराम से। हाँ, आफ्टर कलेक्शन ऑफ द 460 we are on second point। yes, बातें तो चला तो, हाँ ये। चलिए, तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना, देखिए आपने देखा होगा ये रिपोर्टर आते हैं, ये ना, यहाँ के बाहर के रिपोर्टर भी यहाँ आते हैं, यहाँ के रिपोर्टर भी बाहर जाते हैं ना, और यहाँ पे न्यूज कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे न्यूज कलेक्ट करते हैं, आपके व्यूज कलेक्ट करते हैं, और उसको अपने बाहर विदेश में जो उनका चैनल है वहां पे क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर देखा जाए, और वहां पे उनको एड का पैसा वहां मिलता है, करता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया कि वो न्यूज और व्यूज कहां से कलेक्ट किए गए, इंडिया से। कहां से कलेक्ट किए गए, इंडिया से कलेक्ट किए गए, लेकिन बट फिर भी उसको बिजनेस कनेक्शन में नहीं लिया जाएगा। समझ में आता है चीज। अच्छा, नेक्स्ट, आपने शूटिंग को देखा होगा, अलग अलग बॉलीवुड की शूटिंग बाहर नहीं, क्या बॉलीवुड, हाँ अपने बॉलीवुड ही है, बॉलीवुड की शूटिंग हॉलीवुड में हो रही, बाहर हो रही है, कहीं ऑस्ट्रेलिया में, कहीं कनाडा में, कहीं सिंगापुर में, कहीं यूएसए में, कहीं मलेशिया में, कहीं बैंकॉक में, कहीं पटाया में। कहां से कहां के देख, हाँ जी, तेरे को देख के। तो अगर हम यहां पे बात कहें, तो इसी तरह इंडिया में भी शूटिंग होती है बाहर की मूवीज की, डॉक्यूमेंट्रीज बाहर की मूवीज की इंडिया में भी शूटिंग होती है। इंडिया में बहुत सारे खूबसूरत प्लेसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, वहां पे लोकेशन है जहां पे अच्छी शूटिंग्स होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट उसी का है साहब, ऑपरेशन कन्फाइंड टू शूटिंग ऑफ सिनेमाग्राफ फिल्म्स इन इंडिया इफ सच नॉन रेजिडेंट इज एन इंडिविजुअल, he should not be a citizen of India, a firm, a company। फॉर्म में क्या है, फॉर्म शुड नॉट हैव एनी पार्टनर हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब क्या हो गया, कुल मिला के क्या है कि बाहर का कोई भी बंदा आता है, प्योर बाहर का कोई बंदा आता है, यहाँ पे शूटिंग करता है, और तो उसको भी हम, भले भी बिजनेस कनेक्शन है, लेकिन उसको हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे।
देखो साहब, पहले हमने यहां से माल खरीदा, पहले हमने यहां से क्या खरीदा, माल खरीदा, और उस माल की न्यूज हमने अपने फॉरेन में दे दी। तो पहला हो गया परचेज, क्या हुआ, एजेंट अपॉइंट किया हमने, पहले हमने एजेंट के थ्रू क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किया, उसी एजेंट को हमने बोल दिया न्यूज यूज कलेक्ट कर ले, उसने न्यूज यूज कलेक्ट करी, तो हमने कहा कि अपना डांस भी फोटोशूट करवा के भेज दे। समझ में आया? तो ये तीनों पॉइंट याद हो गए आपको? हाँ जी। पॉइंट नंबर 4, इन केस ऑफ द फॉरेन कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द माइनिंग ऑफ डायमंड, किसमें, डायमंड। अब डायमंड्स माइनिंग, अगर मैं बात करूं डायमंड है साहब, हीरा है सदा के लिए। उसके बाद में नो इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्वाइज इन इंडिया टू इट थ्रू और फ्रॉम द एक्टिविटी विच आर कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनएसेटेड डायमंड इन एनी स्पेशल जोन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या कहता है? देखिए, आप डायमंड निकालते हो, माइनिंग से क्या निकालते हो आप, डायमंड निकालते हो। ये जो डायमंड जो भी है, अगर मैं बात कहूं, एकदम चमकता है, जैसे आपने देखा होगा चमकता है, डायमंड चमकता है साहब। अब लेकिन जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, ये एकदम रॉ पत्थर की तरह होता है, एक डायमंड पत्थर ही है, ठीक है, स्टोनी बोलते हैं उसको। तो वो एकदम क्या है, एकदम पत्थर की तरह होता है, उसको तराशा जाता है, उसको बहुत बड़ी हीट पे, मतलब कितना कोई डिग्री, बहुत ज्यादा हीट पे उसको तराशा जाता है। गोल्ड भी कहते हैं ना, जितना तपता है उतना, तो हीरो को भी ऐसे किया जाता है। अरे हीरा बिल्कुल उसको, अरे अब गलती होगी, पहले ग्राइंड करते हैं साहब, फिर तपाते हैं, ठीक है, पहले तपाते हैं बाद में साहब। एनीवेज, चलिए, कुल मिला के क्या है, उस पर बहुत पॉलिश होती है, उस पर मतलब उस पर प्रोसेसिंग होती है सब, और बहुत माइन्यूट पॉलिशिंग होती है। और ध्यान दें, जब हीरा निकलता है ना, रॉ हीरा निकलता है ना, उसमें पहचान में नहीं आता असली है नकली है, उस पर प्रोसेसिंग, कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद में वो पारखी नजर उसको देखती है ये असली है या नकली है। समझ में आया? हीरे दो, तो एक अमेरिकन डायमंड बड़ा प्रचलित है, वो चमकता है, एकदम चकाचक चमकता है हमें, लेकिन बहुत सस्ता होता है, 150 रुपए का होता है, ठीक है। जैसे मैंने अमेरिकन डायमंड पहना हुआ है, ठीक है, तो दैट इज अमेरिकन डायमंड। सो नहीं नहीं सो तो क्या है बेटा, जल लो है ना, तुम सबकी फीस है ना, कुछ नहीं। चलिए, तो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, हम बात कर रहे थे डायमंड, तो डायमंड जो होता है यहाँ पे, ये ओरिजिनल डायमंड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो ओरिजिनल डायमंड निकलता है, ओरिजिनल डायमंड निकलता है, और उसके बाद में क्या होता है, उसको इन लोगों को, जो फॉरेन कंपनीज जो होती है ना, वो डायमंड को कट कर मतलब निकालती है, डायमंड निकालने के बाद में उनको डिस्प्ले करना होता है, इतनी चीज निकली है, गवर्नमेंट को पूरा हिसाब किताब देना होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि ये जो प्रोसेसिंग है, अगर इस प्रोसेसिंग को हम क्या है, उसको डेमोस्ट्रेट करना होता है, और डेमोस्ट्रेट करने के लिए एक स्पेसिफिक स्पेशल जोन होता है, उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बोलेंगे, दैट इज स्पेशल डायमंड जोन होता है वो। और उसके अंदर क्या होता है कि हम कितना, वो एक गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, हर कोई नहीं जा सकता उसमें, लेकिन ऐसा नहीं हम भी देखने जाए क्या डायमंड है और लेक उठा के लेके आ जाए, ऐसा नहीं होता बेटा। तो हाँ, तो यहाँ पे तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं मानेंगे। अच्छा, उसमें क्या होता है कि बाहर की कोई कंपनी है, वो भी जैसे बाहर, जैसे एक कंपनी, सपोज इनकी कंपनी बाहर है, लेकिन इन्होंने एक माइनिंग काम यहां भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, वो अब वहां पे जो, अब आपने देखा होगा ऑटो एक्सपो वगैरह इस तरह के कुछ लगते हैं, देखा होगा आपने, ऑटो एक्सपो लगता है, ट्रेड फेयर लगता है, जिसमें कि बाहर से भी लोग आते हैं, इंडिया की कंपनीज भी पार्टिसिपेट करती है। ऑन द सेम अर्ज क्या होता है, डायमंड का रॉ एक्सपो भी लगता है, तो वो एक स्पेसिफिक जोन में लगता है। तो वो अब ये जो है, ये मैडम इंडिया वाला तो रखेगी, साथ में ये बाहर से भी लाया हुआ भी रख सकती हैं, ठीक है। तो वो एक्टिविटी से अगर कुछ इनकम होती है, उसको बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं मानते, दोनों का ही नहीं मानेंगे। समझ में आ गया चीज? कौन सा SEZ है कहां इसमें?
क्या दिया हुआ? अरे हाँ हाँ, क्या है? स्पेशल जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है, समझ में आया? तो मैंने यही बोला, SCZ है ये, लेकिन SCZ नहीं है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलग होता है, स्पेशल डायमंड जोन अलग होता है। क्लियर? क्या अरे तो आप समझो इस पॉइंट में क्या है, ये इंडिया से सोना, सपोज करो कि इंडिया से हीरा निकाल रही, तराशरी ले जा रही है, तो बेटा 100% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पे किस एक्टिविटी के लिए बोला गया? वो स्पेसिफिक एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? जो डिस्प्ले करने की एक्टिविटी। हाँ, समझ में आया? वो जो डिस्प्ले एक्टिविटी है उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाएगा। नहीं तो क्या भोलाएंगे हम कि हमारे यहां से हीरे निकाल रही है, बाहर ले जा रही है, हम कह रहे नहीं 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 नहीं, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, सायोनारा। ऐसे थोड़ी होता है ना? हाँ, आगे समझ में आ गया आपको ये? हाँ जी, चलिए उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट। अब देखिए, अब देखो भैया, ये हम क्या पढ़ रहे थे? हम पहला पॉइंट क्या पढ़ रहे थे? ये हम पढ़ रहे थे, देखिए इनकम, देखिए इनकम विच आर डीम्ड टू एक्वायराइज इन इंडिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम विच आर डीम्ड टू बी एक्वायराइज इन इंडिया। और उसमें हम सेक्शन 9 पढ़ रहे थे। उसमें हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे बाबू? सेक्शन 9 पढ़ रहे थे। ठीक है, अब यहां पे इनकम विच आर डीम्ड टू बी एक्वायराइज इन इंडिया में पहला पॉइंट पढ़ रहे थे हम, बिजनेस कनेक्शन। पहला पॉइंट क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बिजनेस कनेक्शन पढ़ रहे थे, बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन में कुछ बातें हमने पढ़ी थी, और साथ ही साथ में हमने क्या पढ़ा था? इसके एक्सेप्शंस। क्या पढ़े थे? इसके एक्सेप्शंस पढ़े थे। ये सारे एक्सपेंसेस हमने पढ़ लिए थे। क्लियर है? अब इसी के अंदर बी पॉइंट, इसी के अंदर कौन सा पॉइंट है बेटा? बी पॉइंट। नाउ किसके अंदर बी पॉइंट है? ये सेक्शन 9 के अंदर बी पॉइंट है कि नाउ इनकम डीम्ड टू बी एक्वायराइज इन इंडिया, और कौन सी इनकम मानी जाती है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एसेट और सोर्स ऑफ इनकम लोकेटेड इन इंडिया। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, मान लेते हैं कि सपोज कीजिएगा, मान लेते हैं कि साहब ये क्षितिज बाबू है, इनका जुमेरिया लेक जेएलपी पे जुमेरिया लेक बीच, वहां पे इनका कहां है ये पता है आपको? दुबई में, यूएई में है। ठीक है, कहां है? तुझसे क्या बोला? इसने क्या बोला? इट्स इन दुबई एंड वेरी डिसेंट एरिया, वेरी पॉश एरिया, मतलब मजा आता है एकदम। जैसे आप यहाँ पे जू बीच पे जैसे होता है ना कि आप उसके किनारे सी फेस आपका वैसा ही वहां पर है, और एकदम नीट एंड क्लीन है। अरे बीच है, बीच बावले, समुंदर है। बीच का मतलब होता है बेटा समुंदर। ठीक है, समुद्र किनारा। ओके, हाँ, और उसके किनारे पे धुआं होता है और उधर से पानी आता है, ऐसे ये होता है ना? हाँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वहां पे इनका आशियाना वहां पे है। ठीक है, अब ये वहां पे बड़ा अरिशान है, मतलब यादें ताजा हो रही है अपनी पुरानी। हाँ जी, माई फ्लैट वॉज देयर। तो हाँ, सो तो देखिए अब क्या होता है आपको पता है? जैसे सैटरडे संडे अब जब काम करना होता था ना, तो मैं तो बालकनी में आके बैठ जाता अपने, और सर अरे बहुत अच्छा, और बिल्कुल। और हमने, मेरा ये स्पेशल था कि मेरे को पहले दे दिया उस बिल्डिंग में पीछे वाला फ्लैट दे, मतलब वो अलॉट हुआ। मैं सी फेसिंग नहीं तो बड़ा अच्छा नज़ारा, मतलब यूँ लोग यूँ आपने आराम से, और अलग अलग कंट्री के अलग लोग आते हैं वहाँ पे, और आराम से, मतलब बड़ा अच्छा लगता था, फील कंफर्ट होता था, एक फ्रेश एनर्जी आती थी। कभी कभी होता नहीं, चलो आओ।
नहीं नहीं तो क्या सन बात वगैरह लेना होता है, हमने कहा भाई हमें जाने की जरूरत नहीं, लोग सन बात ले रहे हैं, हमारे तो बालकनी में आ रही सन। ठीक है ना, तो वी एंजॉयड लॉट, मतलब वहां पे अच्छा लगता था। खैर सो यहाँ पे नहीं बस मेरा फ्लैट था, तो सपोज कीजिएगा अब इसका फ्लैट था वहां पे। अब ये क्या है, इसको ऐसी लोकेशन पसंद आती है, समुद्र किनारे और मतलब इस तरह की लोकेशन पसंद आती है, तो वहां पे इसने क्या किया है, और ये दुबई का ही बंदा है समझ लो, हाँ वो झोला छाप नहीं, झोला छाप क्या मतलब वाइट झोला है और उसके ऊपर सब हाँ ठीक है। तो भाई तो वहां पे अब ये वहां पे वॉक कर रहे हैं, ठीक है, ढिंचिक ढिंचिक, और उधर से सामने से सपोज कीजिएगा ये अपने अमन चौहान भी है, हाँ जी, ये दोनों दोस्त हैं, दोनों का फ्लैट है, दोनों वहां पे वॉक कर रहे हैं। और अब क्या हुआ, अमन को गोवा आना है, ठीक है, अमन को गोवा की लाइफ भी एंजॉय करनी है। वो कहता है ये बीच तो देख लिए, ठीक है, यहाँ पे तो गोरी मैम है, सब कुछ ये सब तो चलो छोड़ो, हमें इंडियन अच्छे लगते हैं, अब हम इंडियन के पास जाएंगे, और ऐसा है कि इंडिया का अपना एक आनंद है, तो हम क्या करेंगे, ये गोवा में जाना चाहते हैं। तो ऐसे तो इसने कहा कि अरे मेरा गोवा में आई हैव वन फ्लैट, हमारा भी वहां पे एक फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट क्या, वहां पे हमारा एक बंगलो है, यहाँ तो फ्लैट आता है, और इस फ्लैट की कीमत वहां पे 2 बंगलो आता है, ठीक है। तो वहां पे भी हमारा क्या है, एक बंगलो है। और तो उसने कहा चलो ठीक है, और तो इसने वहीं पे कांटेक्ट कर लिया, साहब आपस में कांटेक्ट कर लिया, ये भाई साहब वहां आएंगे। अच्छा यहाँ पे इसके बंगलों में अटेंडेंट है, मतलब जो क्या कहते हैं उसको देखने वाले, केयर टेकर, हाँ केयर टेकर है, सब कुक वगैरह सब कुछ है, इसने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, ठीक है। तो अब ये वहां पे आया, इसके बदले में किसने, अमन ने क्षितिज को 20,000 दिराम दिए, 20,000 दिराम दिए, क्योंकि दुबई दिराम चलता है। चलिए अब देखिए सौदा कहां हुआ, फॉरेन में ही हुआ, रहने वाले भी दोनों कौन, पैसा भी कौन सी कंट्री में गया, सब कुछ फॉरेन फॉरेन फॉरेन, लेकिन जिसके लिए हुआ वो कहां है, ये पॉइंट पढ़ लो, हाँ जी। इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, एसेट और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया। बात समझ में आती ही नहीं आती है, सब कुछ फॉरेन में है। अब मेरे को सिर्फ यही पॉइंट समझाना था, इसलिए हम बीच में गए, है ना, मजा आया। हाँ हाँ क्या पता चलना है कि ये मेरे फ्लैट में आके रहा, मेरे बंगले में आके रहा, वो कैसे पता चलेगा, क्या चलेगा, वो सब पता चलेगा, वो है अपना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। ये जब आएगा ना इंडिया, तो इसको आते ही यहाँ पे किस पर्पस के लिए आया, क्या आया, और जब जाएगा तो क्या है, सब पता करके जाना पड़ता है बेटा। हाँ तो हमें क्या लेना देना, इंडियन को क्या लेना देना कि वो किसका फ्लैट, अरे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं ये नहीं कह रहा क्या लेना क्या देना कैसे करना, मैं इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी मैं उस पर जा ही नहीं रहा, मैं इस पॉइंट का मीनिंग समझा रहा, ठीक है। इन जितने भी पॉइंट्स है ना, इसमें कितने ही पॉइंट्स की तो कोई मतलब नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ पे, लेकिन जब लपेटे में कोई आता है ना तो फिर सारे पॉइंट काम आते हैं। क्लियर है, हाँ, दीज ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ लपेटास, ठीक है। चलिए उसके बाद में ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखिए, मिस्टर जस्टिन है, जस्टिन, हाँ भाई पढ़ते हुए, मिस्टर जस्टिन तू पढ़, मिस्टर जस्टिन क्या है। Mr. Justin is an American citizen and he is the owner of flat in Delhi. Mr. Justin stayed in USA and entered into an agreement with an American government to let out his flat at Delhi to American government. आ गया, समझ में आ गया ना, ये उनका फ्लैट दिल्ली में है, और दिल्ली में उसने अमेरिकन गवर्नमेंट को लेट आउट कर दिया, बलान टीम करना। तो ये मिस्टर जस्टिन के लिए क्या है, ये बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया आ गया। अब अमन क्या हुआ, वो फ्लैट में रह के आया, उसको बड़ा अच्छा लगा फ्लैट, नहीं फ्लैट क्या बंगलो, उसको बड़ा अच्छा लगा बंगलो। तो अब ये वापस आया तो बोला आया समझ में, मतलब बहुत अच्छा लगा। तो वो कहता अपन को बेचना, क्या हिंदल हालेलू, अपने को बेचना। तो अब हिंदल हालेलू का मतलब होता है वी नीड टू सेल आउट,
ठीक है, इन द अरबी। अरे तो बस चेपो ना यार, क्या है कि हमें क्या पता, तो पता करके देख, कर गूगल कर तब फिर मतलब, हाँ जी। तो अब इसने वहां पे इनका सौदा हो गया साहब। अब वही फ्लैट अमन ने क्षितिज से खरीद लिया। फ्लैट क्या है, बार बार फ्लैट आता है, मेरी औकात उतनी है तो मैं उतनी बात करता यार। हाँ जी। तो वही बंगलो क्या हुआ, अमन ने खरीद लिया। मान लेते हैं 5 करोड़ रुपीस में सौदा हुआ, ठीक है, 5 करोड़ में सौदा हो गया। तो 5 करोड़ में सौदा हो गया, तो वहां पे इसको अमाउंट 5 करोड़ रुपीस को धर्म में कन्वर्ट किया, दिरहम में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 20 किया। तो यहां पे अगर देखें तो वो वहां पे क्या हो गया, इनको पेमेंट हो गया। अब इनकम किसको हुई, क्षितिज को, तो ये भी टैक्सेबल होगी। समझ में आ रही बात? तो यस, तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया डीम टू एक्वायर एज इन इंडिया। समझ में आई ये बात? ये इतनी चौड़ी बोतल क्या लाती है? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। Any income which fall under the head salary if it is earned in India। सिंपल सी बात है कि अगर आपने if is earned in India का मतलब क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, क्या क्या वाकई में ढूंढ रहा है क्या, किधर $20। ये अच्छा ढूंढ रहा था क्या धीराम, और को एक्सचेंज ढूंढ रहा था क्या? हाँ जी, सो रियाल होता है, काफी महंगी होती है रियाल आई। हाँ चलिए, सो अब अगर बात करें एनी इनकम विच फॉल अंडर द हेड सैलरी इफ इट इज अर्न इन इंडिया, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया अगर आपने सर्विस रेंडर की है इंडिया में, अगर आपने सर्विस रेंडर कहां पे की है, इंडिया में की है, और यहां से आपको कोई भी अमाउंट मिल रहा है, अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपने सर्विस इंडिया में रेंडर की है और यहां का कोई एम्प्लॉयर आपको पेमेंट कर रहा है, तो डीम टू बी एक्वायर एज इन इंडिया मानी जाएगी। आगे समझ में आ गया? उसके बाद में सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन नेशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। समझ में आता है, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी फॉरेन एम्बेसी है, जितने भी फॉरेन एम्बेसी है उसमें इंडियन गवर्नमेंट के बंदे काम करते हैं, तो उनको जो सैलरी दी जाती है वो भले बाहर है, सब कुछ बाहर है, लेकिन डीम टू बी एक्वायर एज इन इंडिया। ये बात समझ में आती है आपको? हाँ जी। फिर इंटरेस्ट पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट पे कर रही है, या कोई एक ऐसा पर्सन जो कि रेजिडेंट है कहां पर, इंडिया में है, कोई ऐसा पर्सन जो कि रेजिडेंट कहां पर है, इंडिया में है, वह इंटरेस्ट पे कर रहा है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? या कोई ऐसा नॉन रेजिडेंट है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है उस मनी के लिए जो मनी इंडिया में यूज हो रही है। पहला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को भी इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो डीम टू बी एक्वायर एज इन इंडिया मान लिया जाएगा। कोई रेजिडेंट पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो भी डीम टू बी एक्वायर एज इन इंडिया मान लिया जाएगा। देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि यार इंटरेस्ट हम पे करते हैं, इंटरेस्ट हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इंटरेस्ट पे क्यों करते हैं, मैं इसको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इनसे मैंने पैसे लिए होंगे, और इनसे पैसे लिए होंगे उनको मैं यूज कर रहा हूंगा। समझ में आ रही बात? तब जाके मैं इनको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इन सच कंडीशन हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर वो पैसा आपका इंडिया में यूज हो रहा है, अगर वो पैसा आपका इंडिया में यूज हो रहा है, तो इस पे जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो भी इंडिया में ही ड्यू हो रहा है, ये माना जाता है। क्लियर है? तो अब ऐसी कंडीशन में आप समझिएगा, तो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर इंटरेस्ट पे किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा लिया होगा तो कहां इन्वेस्ट किया होगा, इंडिया में इन्वेस्ट किया होगा। रेजिडेंट इन इंडिया, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, रेजिडेंट इन इंडिया, जो इंडिया का ही रेजिडेंट बंदा है, इंडिया में ही रहता है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है किसी को भी, तो भैया उसने भी तो पैसा कहां यूज किया होगा,
इंडिया में यूज किया होगा, समझ में आ रहा है ये चीज? अच्छा, लेकिन सर इन दोनों पॉइंट्स के अंदर सर उसने इंडियन पर्सन ने पैसे बोरो किए और आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट किया, लेकिन इंटरेस्ट जो इंडिया में पे किया वो इंडिया में टैक्सेबल। अरे इट्स ओके। आप सिंपल सा यहाँ पे क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भैया हम ये डीम्ड, अब क्या हुआ, इंडियन बंदे ने ले लिया, उसने कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया। समझ में आ रही है बात? अरे कर दिया तो कर दिया, हम क्या मान रहे हैं कि भैया इंडिया में है। आया समझ में, आया कि नहीं आया ये पॉइंट? चलो आओ पूरा पॉइंट पढ़ते हैं। चलो, ए पर्सन हु इज अ रेजिडेंट इन इंडिया एक्सेप्ट वेयर इंटरेस्ट इज पेबल in respect of money borrowed and used for the purpose of the business or profession carried on outside India or earning an income from the any source outside India। अब यहां पे वो क्या कह रहा है, यहां पे एक पॉइंट हो रहा है कि देखिए इस पॉइंट में थोड़ा सा, मैंने इंडियन बंदे ने पैसा लिया, अब वो पैसा लेके उन्होंने क्या किया कि अपने बाहर दे दिया, यानी बाहर वाले बिजनेस में क्या कर दिया, लगा दिया। सोर्स ऑफ बाहर, सब कुछ बाहर ही हो रहा है। और अब यहां पे क्या कह रहा है एक पर्सन, अब समझिएगा, अब इसमें दो कंडीशंस बताता हूं। ये भी एक इंडियन है, मैं भी एक इंडियन हूं, इन्होंने मुझसे पैसा लिया और अपने आउटसाइड इंडिया में पैसा लगा दिया, तो वहां पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, आउटसाइड इंडिया में पैसा लगा दिया और मेरे को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, टैक्सेबल इन इंडिया, कहीं भी लगाए कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया चीज? हेलो, समझ में आया चीज? सेकंड, इन्होंने एक नॉन रेजिडेंट से पैसा लिया, इनका एक मित्र है चिंग चोंग चुंग, ठीक है, चिंग चोंग चुंग से इन्होंने अमाउंट लिया और वहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। मतलब इनको इनकी बाहर वाली कंपनी को पैसा चाहिए था, इन्होंने अपने चिंग चोंग चुंग को फोन किया और वहां से उन्होंने पैसा दिलवा दिया। ये वहीं का वहीं सब कुछ खेल हो गया। नहीं आया समझ में? क्या बोला मैं अभी? वही उसके अंडर में नहीं, हाँ उसी कंट्री में वापस इन्वेस्ट कर दिया। अब देखिए, और लेकिन इंटरेस्ट का पेमेंट ये कर रही हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट ये कर रही हैं। इंटरेस्ट इज पेड बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया, whether money used in India or not? No. Money outside India, sources outside India, business outside India, not taxable in India. आया समझ में? आया? यहां पे इन सब के बीच में एक वर्ड यूज है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट अंडरलाइन करें एक्सेप्ट को। एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि इस आगे वाली चीज को छोड़ के, आगे वाली चीज को छोड़ के, समझ में आ रहा है? तो मेरा मतलब क्या, मुद्दा क्या है कि यहां पे वो किस चीज पे टैक्स लगाना चाहते हैं कि अगर आपने वो मनी कहां पे यूज की है, अगर आपने वो मनी इंडिया में यूज की है तो दैट विल बी डीम्ड टू एक्वायर एज इन इंडिया। क्लियर? आया बाबू, समझ में आया? हाँ जी। अब देखिए थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट पेबल बाय a person who is a non-resident in India provided interest is payable in respect of money borrowed, देखिए वापस, interest payable by a person who is a non-resident in India। ठीक है, समझ में आ रही बात? किसके द्वारा, किसके एनआरआई के द्वारा इंटरेस्ट पे किया जा रहा है? हाँ जी, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी borrowed and used for a business profession carried on in India। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यानी कुल मिलाकर वो पैसा कहां यूज आ रहा है? इंडिया में यूज आ रहा है। वो पैसा इंडिया में यूज, अगर इंडिया में वो पैसा यूज आ रहा है यानी आप उस पैसे से इंडिया में कुछ कमा रहे हो, तो उस पैसे से आप इंडिया में कुछ कमा रहे हो तो उस पे जो इंटरेस्ट पे करोगे वो भी, क्योंकि वो भी आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, डीम टू बी एक्वायर्ड इन इंडिया। हाँ, दोनों केसेस में इंडिया से तो बोरोइंग ले रहे हैं। कहां इंडिया से बोरोइंग ले रहे हैं? दिस इज, एक में कौन है बोरो ले रहा है? रेजिडेंट इन इंडिया, और एक है अरे 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 बावड़े, एक सेकंड पॉइंट में तो क्या है, रेजिडेंट ले रहा है, रेजिडेंट पैसे ले रहा है। किससे पैसे ले रहा है? अब चाहे वो नॉन रेजिडेंट, मैं तो वो नॉन रेजिडेंट से पैसे लिए उसने और इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया तो टैक्सेबल है।
उसने नॉन रेजिडेंट से पैसे लिए और बाहर ही इन्वेस्ट कर दिया, तो यहां टैक्सेबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप एक और चीज समझें, आप एक चीज समझें, ये जो टैक्सेबिलिटी है, अब ये जो इंटरेस्ट पेबल 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 बाय कर रहे हैं, ये इनकम किसकी है? पेबल वाले की इनकम नहीं है, आगे रिसीव जो कर रहा है उसकी इनकम है। अरे भैया इंटरेस्ट ये कह रहा पेबल बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अरे वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया किसको टैक्स पे कर रहा है, ये उसकी तो इनकम है। समझ में आ रहा है? हम इसको देख के ना सोचें, ये रेजिडेंट एक सोर्स ऑफ इनकम है आपका। भाई आज मैं इनको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो मैं इनके लिए क्या हो गया? सोर्स ऑफ इनकम। तो यहां पे इनकम के सोर्स को देख के, इसीलिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, ये किसके हैंड्स में टैक्सेबल है ये नहीं बोला जा रहा है, ये इनकम कहां पे एक्रू अराइज हो रही है, ये सोर्स ऑफ इंडिया कहां से इमर्ज हो रहा है, सोर्स ऑफ इंडिया कहां से स्टार्ट हो रहा है, उस पर फोकस कर रहे हैं अपन। आया समझ में? आया ये चीज? तो दैट इज, वो ध्यान में रखना है। हाँ क्या बोला तू? कुछ बोल रहा था ना, पूछ रहा था ना कि एक रेजिडेंट ने दूसरे रेजिडेंट से पैसा लिया, वो कहीं भी इन्वेस्ट करे टैक्सेबल है। और अगर एनआरआई ने एनआरआई बैंक से लिया हो और सर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते तो इंडिया में टैक्सेबल एक्सेप्ट इंटरेस्ट। तो हाँ नहीं नहीं, एक्सेप्ट क्या, इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? हाँ जी। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरा देखें, पढ़ भाई। Conceptual understanding 8. Delhi government wins a global tender to construct roads in the capital city of Afghanistan, Kabul. For this purpose, Delhi government takes loan in forex from J Limited of Japan, which is a non-resident of India. Delhi government pays interest in forex to J Limited in Japan. ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. अगर किसने दिल्ली यानी कौन है? अपना गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट ने अगर पे किया है तो कुछ आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। आ गया? समझ में आ गया? हाँ, वो डीम टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, Conceptual understanding 9. Reliance Industries Limited, a domestic company, wins a global tender. सेकंड पॉइंट, रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है ना, इंडियन कंपनी है, रेजिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी। हाँ जी, पढ़। Wins a global tender to extract petroleum in high seas off the shore of South Africa. For this business venture, Reliance Industries Limited takes loan in forex from J Limited of Japan, which is a non-resident of India. Reliance Industries Limited pays interest in forex to J Limited in Japan. अब समझो, अब बताओ, ये डीम टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी क्या? क्यों? अब भले ही वो रेजिडेंट इन इंडिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया समझ में? अरे तेरे को पूछ रहा हूं। गवर्नमेंट ने लोन लिया, आज गवर्नमेंट छोड़, गवर्नमेंट ने तो कहीं भी लिया, गवर्नमेंट का होता ही आगे कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में कौन है? गवर्नमेंट। बाहर साउथ अफ्रीका में वो मैं देखो, अरे भैया, अरे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने तो बाहर ही रोड बनाया। अरे समझो, अरे एक मिनट, एक भैया समझ, अगर गवर्नमेंट है तो ये आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई? पहले पॉइंट में क्या था आपका? इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट, क्या उसके आगे पूरा पोथी पाना लिखा हुआ है क्या? नहीं। अगर हो मैडम, अगर तो आगे बढ़ेगी गल से। हाँ जी, अगर इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है तो आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे काबुल में मिला कि मैं क्या करूंगा, मैं काबुल में मिला कि मुझे रोड बनाना है, मैं जापान से लोन लिया, अगर सपोज मैं गवर्नमेंट हूं तो वो इंटरेस्ट डीम टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। यही अगर मैं गवर्नमेंट नहीं, कोई कंपनी हो, वो डीम टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेकंड पॉइंट में आ जाता है। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। आया समझ में? आया? नेक्स्ट, conceptual understanding. नहीं पढ़, इसको पढ़ना। इन दिस केस, In this case, In this case, interest payable by resident of India to J Limited will not be deemed to accrue in India, since money borrowed was used for business or profession outside India. आया समझ में? आया चीज? सर गवर्नमेंट के लिए ऐसा क्यों होता है सर? अरे क्योंकि गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, गवर्नमेंट अगर वहां पे कुछ काम कर रही है, इट मीन्स ये होगा कि उसके एवज में कुछ काम इधर भी हो रहा होगा, इनडायरेक्टली। समझो, So, मतलब- अगर वो point
इंटरेस्ट किसकी इनकम है, तो इनकम तो फिर बाहर ही जा रही है। अरे वो इंटरेस्ट बाहर वाले की इनकम है, ठीक है, वो इंटरेस्ट बाहर वाले की इनकम है, तो बाहर वाले की इनकम है। अब गवर्नमेंट यहां पे टैक्स क्या लगाएगी, समझो। बाहर वाले ने तुम्हारे किसको दिया, इंडिया वाले को क्या दिया, लोन दिया। इसने कहां यूज किया, इसने भी बाहर यूज किया, तो वहीं से वहीं उसने दे दिया। कमाई का सोर्स कहां हुआ, बाहर का हुआ। तो हम इंडिया वाले किसको पकड़ेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री को पकड़ेंगे कि तूने वहां पे जो कमाया उस पर टैक्स दे दे, नहीं है? हाँ अर्निंग पे तो दोनों के टैक्स। हाँ, बात समझ में आई, दोनों पे किसकी, दोनों। गवर्नमेंट भी अर्निंग करेगी ना सर, रोड से टोल। हाँ, वो उस पे तो टैक्सेबिलिटी आएगी, जो भी उसकी टैक्सेबिलिटी तो आएगी। हम यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सर ये फिर यहाँ भी करेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज डोमेस्टिक कंपनी है, हाँ, तो ये भी तो फिर रेसिडेंट ही माना। नॉन गवर्नमेंट है लेकिन। अरे भाई, अगर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट और अदर्स में भी 2 पॉइंट, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। समझ में आ गया? अगर गवर्नमेंट में तो आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा सीधा क्या है, डीम्ड टू बी एक्वायर्ड इन इंडिया। समझ में आ गया? और अगर अदर पर्सन है तो आप देखो कि वो किस में आता है, रेजिडेंट में या अदर्स में। रेजिडेंट में आता है तो वहां पे क्या देखना है कि वो जो पैसा है वो पैसा इंडिया में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। समझ में आ गया चीज, क्लियर है? और ये भी ये समझें, ये सारा पेमेंट कहां जा रहा है, ये सारा पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट बाहर जा रहा है, इसलिए माना जाता है डीम्ड टू बी एक्वायर्ड इन इंडिया है, यानी ये कॉन्सेप्ट है। अगर एक रेजिडेंट ने दूसरे रेजिडेंट से उधार लिया तो भैया वो तो इंडिया में ही है, भले वो कहीं भी यूज करे उस पैसे को। अब ये सेकंड पॉइंट क्या, ये सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि एक रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट से पैसा लिया, एक रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट से उधार लिया, तो वो वाली कंडीशन और उस पे इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो अब उस नॉन रेजिडेंट के लिए ये इंटरेस्ट पे इंडिया में टैक्स देना है या नहीं देना है, हम ये चेक कर रहे हैं। नहीं आई समझ में? क्लियर है? मैंने मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी से लोन लिया जो कि एक साउथ इंडियन है, तो बताओ इस पॉइंट में आऊंगा या नहीं आऊंगा? अरे आऊंगा ही नहीं, अरे आऊंगा ही नहीं, डपोल। यही तो यार, यही है। सर ये गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट का मतलब कैसे भी भले बाहर से ले, मतलब बाहर से ले तो भी टैक्सेबल होगा। सर
लिखा है इंटरेस्ट पेबल टू नॉन रेजिडेंट, इंटरेस्ट पेबल टू नॉन रेजिडेंट, समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, इंटरेस्ट पेबल टू रेजिडेंट होता तो ऑलवेज इन इंडिया, तो इंटरेस्ट पेबल टू या पेड टू नॉन रेजिडेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट डीम्ड टू बी एक्वायर्ड इन इंडिया, कुछ आगे नो फर्दर चेकिंग। समझ में आ गया? अगर वो किसी के बाय रेजिडेंट के द्वारा दिया जा रहा है, अब रेजिडेंट के द्वारा किसको दिया जा रहा है? नॉन रेजिडेंट को, यानी हमने पैसा किससे लिया होगा? नॉन रेजिडेंट से लिया होगा। किसने लिया होगा? रेजिडेंट ने लिया होगा। समझ में आ रहा है? क्या चेक करना है? अगर अमाउंट यूज कहां हो रहा है? इंडिया में, तो ही क्या होगा? वो डीम्ड टू बी एक्वायर्ड इन इंडिया। ओनली देन THEN है। ये तो ओनली, क्या दिख रहा है तेरे को? है कमाल कर रही है। देन के अंदर क्या हो ही नहीं आया तो THN। आज तो क्या दिक्कत है, तुम्हें दैन की स्पेलिंग ना आती? हाँ जी, ठीक है, ये आया, समझ में आया? हाँ जी, आप तुम्हारा CI लिखे चलो है, समझ में आ गई? नॉन रेजिडेंट के लिए भी हाँ हाँ, पर तुम्हें ये बात समझ ना आ रही थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन में लिखा हुआ था। यहाँ एक्सेप्शन तो इंडियन गवर्नमेंट है। कहाँ डपो? इंडियन गवर्नमेंट का एक्सेप्शन मतलब इंडियन गवर्नमेंट भले बाहर से ले और ऑफिस इंटरेस्ट बाहर पे करे तो भी वो टैक्सेबल है। हाँ, अब मुझे नहीं पता, आप जैसे समझो वैसे समझ ले, मैंने ये समझाया है। बात जो गुस्सा कर नहीं मत पूछ, तो मत पूछ, मैं गुस्सा करूंगा। सुन तो लो सर, अरे मैं सब बाद में बोल रहे बोल बोल, अभी बोल। थे ऐसा क्यों करते हैं सर? अरे हाँ, सर जानना तो चाहिए ना क्यों करते हैं? पूछ दिया तो हाँ पता था कॉन्सेप्ट कि ऐसा होता है, गवर्नमेंट की इच्छा इसलिए करते हैं, ठीक है? ऐसा तो होता है सर। आइए, समझ में आया? इसकी वजह ये है कि भैया अगर पैसा इंडिया में यूज हो रहा है, तुम यहाँ से कमा रहे हो, यहाँ पे दे रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे टैक्स देना चाहिए। तुम्हारा पैसा यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इस पे तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो तुमको टैक्स यहाँ पे देना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी, चलिए। मुझे नहीं पता था इस पॉइंट पे इतना डिस्कशन करना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ जाएगा बारी। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग 10 पढ़ो भैया। Conceptual understanding 10. Mr. J and Mr. D are good friends and left India for higher studies in the month of April 2020 and did not return back till 31st March 2021. Mr. दोनों ही क्या हो गए? नॉन रेजिडेंट, एक साल पूरे बाहर, नॉन रेजिडेंट। Mr. J borrows £5,000 from Mr. D in London and invested the money to buy some shares which are listed on Bombay Stock Exchange. ये तो ऐसा पढ़ आगे पूरा पढ़। Mr. J pays interest in pounds to Mr. D in London. In this case, both Mr. J and Mr. D are non-resident of India. Mr. J, being a non-resident, pays interest to Mr. D. Such interest income will not be deemed to accrue in India since money borrowed was not used for business or profession in India. अंडरलाइन करें, फॉर द बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया, फॉर द, देखिए अमाउंट यूज्ड इन इंडिया, और ये किसके लिए होना चाहिए? बिजनेस प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। समझ में आ गया?
क्लियर है? अब चलिए, ये पॉइंट होने के बाद क्लियर है? नाउ रॉयल्टी, रॉयल्टी के लिए भी सारी बातें हैं, एज इट इज रहेगा, बस इंटरेस्ट की जगह क्या हो जाएगा आपका, रॉयल्टी हो जाएगा। वो चार्ट आप एज इट इज छाप सकते हो रॉयल्टी के लिए भी। समझ में आ गया? एज गुड एज सेम है वर्डिंग से, एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़ भैया, रॉयल्टी Royalty payable by government or royalty payable by a person who is a resident in India, except where it is payable in respect of any right, information, property used for the purpose of a business or profession carried on outside India, or earning any income from any source outside India, or royalty payable by a person who is a non-resident, provided royalty is payable in respect of any right, information, property used for the purpose of the business or profession carried on in India, or earning any income from any source in India, shall be income which is deemed to accrue or arise in India in the hands of the recipient. समझ में आता है बात? वही चीज है, कुल मिला के क्या है, अगर रॉयल्टी आप किसके लिए देते हो भाई, रॉयल्टी किसके लिए देते हो? या तो कोई राइट होता है, इंफॉर्मेशन होता है, प्रॉपर्टी होता है, उसको यूज करने के लिए आप किसी को क्या देते हो, आप रॉयल्टी देते हो। समझ में आ गया? तो अगर आपका इंडियन गवर्नमेंट रॉयल्टी दे रहा है तब तो डीम टू बी एक्वायर्ड एज इन इंडिया, कोई भी आगे चेकिंग नहीं करनी। और अगर आपका रेजिडेंट अगर रॉयल्टी दे रहा है तो वो भी डीम टू एक्वायर्ड एज इन इंडिया होगा, लेकिन एक्सेप्शंस दे दिया। एक्सेप्शंस क्या दे दिया कि अगर वो रॉयल्टी आप किसके लिए यूज कर रहे हो, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। अगर आप वो रॉयल्टी किसी ऐसा, देखिए एक रेजिडेंट ने किसी नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी दी, और वह जिस पर्पस के लिए रॉयल्टी दी जा रही है वह आउटसाइड इंडिया है, तो डीम टू बी एक्वायर्ड एज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया? एक रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी दी, और अगर वो सोर्स बिजनेस प्रोफेशन के लिए इंडिया में यूज किया गया तो इंडिया में डीम टू बी एक्वायर्ड एज इन इंडिया मानी जाएगी। समझ में आया ये? हाँ जी। थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया आपका? सेम है, एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को दिया, वो बाहर के लिए सब कुछ वही है, तो भैया हमें क्या करना, लेकिन वो इंडिया में यूज हो रहा है उसके बिजनेस प्रोफेशन के लिए, तो क्या होगा यहाँ पे, डीम टू बी एक्वायर्ड एज इन इंडिया माना जाएगा। थको मत बेटा, थको मत, आज तो वैसे क्या बात कर रहे हो। किस विच पॉइंट कहां, कौन रिसीव कर रहा है इंडिया में? एक मिनट, रॉयल्टी पेबल टू नॉन रेजिडेंट है, हाँ तो रिसीव कौन कर रहा है? हाँ, अरे बावड़ा है यार, ये अभी कमाल कर रहा है तू यार, चितवंगनी तेरी बातें ना कर भाई। हाँ जी आइए, उसके बाद में क्या है, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज एज इट इज, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, आप टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस एज इट इज, जो इंटरेस्ट के लिए था वही रॉयल्टी के लिए था, रॉयल्टी के लिए था वही फीस पेबल के लिए। समझ में आ रहा है? अगेन गवर्नमेंट ने दिया ठोको इंडिया में, डीम टू बी एक्वायर्ड एज इन इंडिया, रेजिडेंट ने दिया, तो अगर बिजनेस प्रोफेशन के लिए यहां पे यूज कर रहा है तो ही डीम टू बी एक्वायर्ड एज इन। देखो आप समझो, एक मिनट यहां पे देखें, रेजिडेंट के अंदर उनको एक्सेप्शंस में दिया गया कि समझो कि अगर वो रेजिडेंट फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज किसी नॉन रेजिडेंट को दे रहा है, और अगर वह टेक्निकल सर्विसेज बाहर यूज आ रही है किसके लिए, बिजनेस प्रोफेशन के लिए, तब तो क्या है, वो एक्सक्लूड है, तब तो डीम टू बी एक्वायर्ड एज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। लेकिन बाहर किसी और पर्पस के लिए यूज आ रही हो अदर देन बिजनेस, तो फिर वो क्या मानी जाएगी, डीम टू बी एक्वायर्ड एज इन इंडिया मानी जाएगी। ये ध्यान रखना, यहां पे सिर्फ किसको, बिजनेस के अलावा भी है तो भी। समझ पा रही? यहां पे किसके लिए माना जा रहा है, ये रेजिडेंट के लिए। देखिए समझिएगा, खैर इतना डिटेल में नहीं आएगा, आप ये ध्यान दें कि अगर किसी रेजिडेंट को, कोई रेजिडेंट किसी नॉन रेजिडेंट को कोई फी पे कर रहा है टेक्निकल सर्विसेज के लिए, तो अगर वह टेक्निकल सर्विसेज वो इंडिया में यूज कर रहा है तब तो डीम टू बी एक्वायर्ड एज इन इंडिया है, और वो बाहर यूज कर रहा है तो इट विल बी नॉट बी डीम टू बी एक्वायर्ड एज इन इंडिया। समझ में आया चीज?
हाँ बस बहुत है। क्या हो गया, ऐसे खड़ा खड़ा देख रहा है जैसे कोई। हाँ जी चलिए, उसके बाद में क्या हो रहा है आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी। Paid by Indian company outside India. समझ में आता? सर ये तो मानेंगे एक्लूड अरेंज इन इंडिया। हाँ तो माने, अरे हाँ तो डिविडेंड पेड का इंडियन कंपनी है, गवर्नमेंट का। हाँ जी समझ में आया। अब गिफ्ट, अब आओ भैया देखिए, इफ एनी सम ऑफ मनी रेफर्ड एज ए गिफ्ट हैज बीन पेड गिवन आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 5th July 2019 by resident, to non-resident or to foreign company shall be deemed to accrue whereas in India. Oh my goodness. देखिए यहां पे अगर तुमने अपने किसी फॉरेन फ्रेंड को, ठीक है, अगर तुमने किसी फॉरेन फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, समझ में आ रही है बात आपको? यहां पे कौन गिफ्ट कर रहा है? रेजिडेंट गिफ्ट कर रहा है। किसको गिफ्ट कर रहा है? नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट कर रहा है। तो ये गिफ्ट नॉन रेजिडेंट की क्या मान ली जाएगी? इनकम मान। इसको गिफ्ट वाले सेक्शन 56 में एक बार थोड़ा और पढ़ाऊंगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा ये 50,000, ठीक है ना? तो चिपो, हाँ जी, तो वो उसमें थोड़ा सा और हम बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन अभी आपको मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया कि अगर आपने किसी गोरी मैम को गिफ्ट कर दिया, मतलब कोई भी हो, चाहे गोरी मैम हो चाहे काला हफ्सी हो, आपने गिफ्ट किया, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने किसी अपने फॉरेनर रिलेटिव को, किसी को भी गिफ्ट किया, अमाउंट गिफ्ट किया, तो उसके लिए क्या मान ली जाएगी? इनकम मान ली जाएगी, और उसके लिए यहाँ पे टैक्सेबिलिटी होगी। और कैसे होगा सर, उसको कैसे पकड़ेंगे, उसको क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, इट्स डिफरेंट इश्यू, वो अलग इश्यू रहेगा। समझ में आया चीज? चलिए, आया समझ में आया कि नहीं आया आपको ये चीज? हाँ जी, हाँ जी। अब चलिएगा, होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया आपको? तो इनकम डीम्ड टू बी, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, समझ में आया? रिसीव मतलब फर्स्ट रिसीव्ड। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये समझ में आ गया आपको? जो इंटरेस्ट अबव, ये अपना 12% से ऊपर का क्या कंट्रीब्यूशन, 9.5% से ऊपर का इंटरेस्ट, ये सारा चीज था। उसके बाद में क्या था आपके पास में? उसके बाद में क्या आया था यहाँ पे? इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया। फिर क्या था? इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया। हाँ जी, समझ में आया? बिट होगा तेरा भी नाम नंबर आएगा, ठीक है? हाँ जी, चलिए, ये समझ में आया कि नहीं है आप लोगों को? क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, अब जरा एक टैक्सेबिलिटी देखते हैं। We will make a chart, एक टैक्सेबिलिटी देखेंगे कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है, कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल नहीं होती है। तो देखिए, पहली जो 4 इनकम है, पहली जो 4 इनकम है, कौन कौन सी? इनकम रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, एक्रूअराइज, डीम्ड टू बी एक्रूअराइज। ये जो 4 इनकम है, ये सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। क्लियर? चलिए, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, यहां पे देखें, अब आइए पॉइंट देखें, सब पॉइंट देखें। एक टेबल है टेबल है, हाँ जी। देखिए, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, बस। बाकी ये जो वेदर एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया है ना, इसको ब्रैकेट में कर दो। अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो भैया पूरा वो क्या है? टैक्सेबल सबके लिए, ठीक है? आरओआर का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एनओआर का मतलब क्या होता है? नॉट ऑर्डिनरी। और एनआर का मतलब क्या होता है? नॉन रेजिडेंट। समझ में आता है चीज? अच्छा, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में कर दो, वेदर एक्वायर्ड इन आउटसाइड इंडिया, ये भी सबके लिए टैक्सेबल। इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया, ये वेदर रिसीव्ड, इसको ब्रैकेट में कर दो, वेदर से। और इनकम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया, वेदर को आप कर दो, आप ब्रैकेट में कर दो भैया।
हाईएस्ट। ये चार कैटेगरी सबके लिए टैक्सेबल है। आ गया, समझ में आया? मजा आएगा बेटा ये क्वेश्चंस करने में, अभी तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है ये पॉइंट। उसके बाद में देखो, अब मुद्दा आता है पॉइंट नंबर 5 पे, कुछ समझ में आता है क्या, देखते हैं। इनकम एक्रू एंड रिसीव्ड, इनकम एक्रू राइज भी बाहर हो रही है, रिसीव भी बाहर हो रही है। लेकिन देखो रे, फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, सब कुछ बाहर है, लेकिन कंट्रोल यहां पे है। अगर सपोज देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन करी के नाम से एक शॉप है, इंडियन करी करके एक आउटलेट है, ठीक है, बस ऐसे ही नाम ले रहा हूं, इंडियन है तो, लेकिन उसका जो इंडियन करी के नाम से वो फेमस है वहां पे, इट्स पंजाबी, सम सॉर्ट ऑफ द पंजाबी ढाबा स्टाइल, वेरी फेमस। मतलब एक वो कड़ी देता है और एक ऊपर सोगा ऐसा कुछ होता है, मक्के की रोटी, इस तरह की उसकी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। तो एक कड़ी करीबन वो $18 लेता है, ठीक है, और वो वहां पे नॉर्मल रेट $18 मतलब चीप रेट, मतलब यहाँ का मोबाइल रेस्टोरेंट और वहां का दैट्स ओके $18, ठीक है। सो और साथ में वो देता है $7-8 का देता है, वो क्या एक रोटी देता है, वो बाजी रोटी देता है। हाँ जी, तो अब अगर मैं बात कहूं, उसका मोस्टली जो मैनेजमेंट वगैरह है वो यहां से होता है, अपने पंजाब से, समझ में आ रहा है बात? वो यहां से होता है, यहां से कंट्रोल वगैरह करता है। हालांकि मैं ये एग्जांपल लाइव नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी मैं बैठाने की ट्राई कर रहा हूं। सपोज करो अब वो इंडियन करी का जो है, इंडियन करी का जो मैनेजमेंट है वो सारा कुछ कहां से होता है, इंडिया से हो रहा है। अब देखिए, मैं वहां गया, मैंने $25 का वहां पे कॉम्बो आता है, $25 कॉम्बो आता है, एक कॉम्बो आता है $25 का, जिसमें आपको एक रोटी मिलता है और एक सब्जी मिलता है, मतलब एक दैट इज अ कॉम्बो, ठीक है, और वो नाश्ते के लिए सफिशिएंट है आपके लिए। तो हाँ, अरे हम मैंने तो पूरा एक नाश्ते में गुजारा किया हुआ है, मैं ठीक है, अपने क्या दिक्कत है, नहीं ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पे क्या होता था, कंपनी हमको देती थी $30, हाँ, तो $30 देती थी, $30 हमें देती थी, और $15 मिलते थे नाश्ते के, और $30 मिलते थे किसके, लंच के। तो 30 और 15 कितने होते, 45 में से हम 25 खर्च करते, बाकी अपने पॉकेट में डालते, बचत होती ना, इंडियन है अपन। हाँ जी, हाँ तो बचाते, पेट काट के देखा, हाँ जी। तो दिखता नहीं, पिछले कवर करके रखते हैं भैया, बहुत अंदर बहुत पेट कटा हुआ है भैया। हाँ जी, आइए। तो ये बात समझ में आई नहीं आई तुमको? हालांकि ये क्या है कि ऐसे बहुत डिलीशियस टेस्ट होता था। चलिए, और सैटरडे वीकेंड स्पेशल उसकी कचौरी होती थी। सो कचौरी, स्पेशल कचौरी होती थी, उसकी कचौरी को खाने के लिए बाबू लोग बाग कहाँ से आते थे वो, मतलब। और कचौरी, और जैसे यहाँ पे कड़ी कचौरी होती है ना, अपने कड़ी कचौरी होती है, सम सॉर्ट ऑफ कचौरी, मसाला कचौरी होती थी। अरे यार, सो यम्मी। so that's ultimate taste and ultimate, really I enjoyed a lot, but ठीक है। हाँ जी, ये प्यार है। सर अरे रुको, बस चार्ट पूरा करना है। मैं मांगा, अरे 1 मिनट, 2 मिनट में चार्ट हो जाएगा भैया। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, इनकम एक्रू और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेट आउटसाइड इंडिया।
अब देखिए ये क्या है, इनकम एक्रू कहां हो रही है, अबे बाबा रिसीव कहां हो रही है, चुप रहे, ये दूसरे पॉइंट देख रहा हूं मैं, ठीक है। इनकम रिसीव भी कहां हो रही है, ड्यू भी कहां हो रही है, कंट्रोल भी कहां से हो रही है, समझ में आ गया। अगर ये इनकम किसी रेजिडेंट की है तो ही यहां पे टैक्सेबल होगी, और रेजिडेंट भी कौन सा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। सपोज करो कि मैं यहां पे, मैंने भी एक वहां पे अपना राजस्थानी ढाबा लगा लिया, ठीक है। अब सब कुछ बाहर से ही हो रहा है, मैं यहां हूं, मैंने वहां से कंट्रोल, यहां से हो गया, हाँ हल वाला, ठीक है, सब कुछ बाहर से ही हो रहा है, कंट्रोल भी वही कर रहे हैं। मैंने कहा तुम तो अपने साल के बेच देना जो भी डॉलर बचते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज outside India, but still it is taxable in the hands of the resident because resident is in India. जो ordinary resident है ना बेटा, उसकी तो ordinary resident OR, वो तो पूरे इस ब्रह्मांड में उसकी कहीं भी इनकम होगी उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा खुद का खून है, हमारा अपना बेटा है, समझ में आ गया। और जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना, यह अपनी बेटी है लेकिन बाहर ब्याही हुई है, बाहर है, परदेश में सेटल्ड है, समझ में आ रही है ये चीज। चलिए सो ये चार्ट आप पूरा पढ़ के आइएगा, और कल मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा कि किस तरह से इनकम को डिसाइड करते हैं।